पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि लाखों की संख्या में लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए। भाजपा के विधायक रुपया पैसा मांग रहे थे एक एक बेड के लिए। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बनारस में एम्बुलेंस में पड़े पड़े लोग दम तोड़ रहे थे और उनको बेड नहीं मिल पा रहा था। पेट्रोल डीजल 100 रुपए हो गया, हर चीज से उस पर इफेक्ट करता है। खाने वाला तेल जो 80 रुपए 90 रुपए में था वो आज 180 रुपए में बिक रहा है। दरोगा महिलाओं के छातियों पर चढ़ करके उनको मार पीट रहे हैं। या वर्दी वाले गुंडे या योगी के गुंडे या भाजपा के गुंडे, कोई नहीं चला रहा इस समय। प्रधानमंत्री जी ने मस्जिद और मंदिर की बात की, शमशान और कब्रिस्तान की बात की, रमजान और दिवाली की बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज हमारे साथ यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी बातचीत करने के लिए हैं। नमस्कार, स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या तैयारियां चल रही हैं? ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। लोगों के बीच, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जा कर के ये समझाने और बात करने की प्रयास चल रहा है कि जितना काम समाजवादियों ने किया था, चाहे सड़क पे बनाने की बात हो, गांव घर की सड़क बनानी हो, चाहे बिजली के खंभे लगाने हो, चाहे अस्पताल बनाने हो, चाहे पशु और उनके पक्षियों के अस्पताल, वेटरनरी डॉक्टर्स की भर्ती की बात हो, उनके अस्पताल बनाने हो, शिक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने काम किया था और बड़ा काम किया था। चाहे जनेश्वर मिश्र ग्राम के माध्यम से हो, चाहे लोहिया ग्राम के माध्यम से हो, चाहे आवास, मुख्यमंत्री योजना के आवास देने की बात हो, इन सब पे एक एक आदमी तक पहुंच के काम किया था। हम लोगों ने जो डिजिटल डिवाइड है, आज पूरी दुनिया डिजिटल डिवाइड की बात कर रही है, आज पूरी दुनिया डिजिटल रेवोल्यूशन की बात कर रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। हमने पहला कदम उसका शुरू किया था। आज से आप अगर जोड़ोगे तो लगभग 10 साल हो रहे हैं उस बात को, जब हमने विजन दिया था कि उत्तर प्रदेश के हर गरीब बच्चे के पास सरकार एक लैपटॉप मुहैया कराएगी। जो अब माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं उनको भी हम बच्चों को देंगे। और उसकी कितनी कहानियां आज उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलती हैं। कोई बच्चा हार्वर्ड पहुंच गया, कोई IAS अफसर हो गया, कोई PCS हो गया, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, कोई अपने माँ बाप के बिजनेस में मदद कर रहा है, कोई तैयारी उसके माध्यम से कर गया। तो इन सारी चीज़ों पे हमने काम किया था और उत्तर प्रदेश ने यहाँ देखा है किस तरीके से अभी आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा फेल्योर जो कोविड के दौरान सामने आया। लाखों लोग, अभी कल ही अमेरिका की रिपोर्ट आई है, अमेरिकन एक स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट आई है कि लगभग 50 लाख लोगों की मौत शायद कोविड वेव में हुई है उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में मिला करके, जिसको इन्होंने बहुत ही कम संख्या में दिखा रखा है। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि लाखों की संख्या में लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए। पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, पिता, भाई, पड़ोसी एक दवा के बिना, बेड के बिना उस लालच में मर गए जो जिस लालच को ने अंधा कर रखा था इन लोगों को। आपने देखा किस तरह आपने ऑडियो वायरल सुना था, भाजपा के विधायक रुपया पैसा मांग रहे थे एक एक बेड के लिए। तो इस लेवल पे सरकार देखी है, उत्तर प्रदेश त्रस्त हो गया है, तंग आ गया है। पूरा आशीर्वाद, पूरा प्यार, पूरा समर्थन समाजवादियों को मिलेगा और हम लोग बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन कल तो केंद्र सरकार ने संसद में भी बताया है कि जो भी मौतें कोरोना के दौरान हुई हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। अब इसकी सच्चाई आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जहां लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर हजारों लाखों रुपए में खरीद रहे थे, लाखों रुपए खर्च करके बेड की व्यवस्था कर रहे थे, लोगों ने अपनी जमीन जायदाद बेच करके, माँ के, पत्नी के, बहन के गहने बेच करके इलाज कराया है, उसके बाद लोग नहीं बचे। मैं जानता हूँ परिवारों को जहाँ 8-8, 10-10 लाख लोगों ने किराया ले लिया, लोन ले लिया, अपनी जमीन बेच दी इलाज कराने के लिए, और जिसका इलाज कराया उसकी भी मौत हो गई। आज उस परिवार के पास ना सर पे किसी बुजुर्ग का साया बचा, ना परिवार में कोई कमाने वाला आदमी बचा, और जो जमीन थी वो भी बिक गई है। तो ये तो उस दिन भी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कि कोई कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं, कहीं बेड की कमी नहीं, कहीं वैक्सीनेशन की कमी नहीं, कहीं दवा की कमी नहीं, कहीं रेमडेसिविर की कमी नहीं, कहीं अस्पताल की कमी नहीं, कहीं एम्बुलेंस की कमी नहीं। जबकि आपने सबने देखा, मीडिया ने बड़ी मजबूती से दिखाया था, मुझे आज भी याद है कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बनारस में एम्बुलेंस में पड़े पड़े लोग दम तोड़ रहे थे और उनको बेड नहीं मिल पा रहा था। तो सच्चाई क्या है उत्तर प्रदेश जानता है। किसने क्या कहा, असल में संसद में, हाउस में बड़ी सुविधा है कि कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसको कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता, उसको किसी चीज़ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो एक प्रिविलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे दे रखा है। तो लेकिन मुझे लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है इस बात की सच्चाई कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उनका जो लोकल विधायक था, जिससे आदमी वोट देता है कि ये विधायक मेरी मदद करेगा, ये विधायक मेरी जरूरत पड़ने पर मुझे अस्पताल में डॉक्टर को तो दिखा देगा, बाकी कुछ ना करे, चाहे ना करे, लेकिन वो विधायक उस समय जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा उनको इलाज की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन के बिना जान जा रही थी, तो लोगों ने, भाजपा के विधायकों ने अपने फ़ोन बंद कर लिए और वो पूरे गायब हो गए, कहीं नज़र नहीं आए। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत नाराज़ है, इस समय सिर्फ माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रही है। तो जब चुनाव में आप लोग जाएंगे
तो क्या योगी सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे या फिर कोई विजन भी पेश करेंगे जिससे जनता आप पे भरोसा करे? हम तो विजन के साथ जाएंगे, डेवलपमेंट गोल के साथ जाएंगे, एम के साथ जाएंगे। हमारा एजेंडा जो है बहुत क्लियर है। सबसे बड़ा प्रायोरिटी जो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में जो इंटरनल डिस्कशंस हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है जिस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा एजेंडा जो हमारे लिए है वो है रोजगार। आते ही ये निर्णय है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि सरकार बनते ही हम इसका ब्लूप्रिंट पैदा करेंगे, देंगे, उस सरकार से पहले दे देंगे कि किस तरह लाखों लाखों नौकरियां क्रिएट की जा सकती हैं। जो आउटसोर्सिंग की समस्या है, संविदा के कर्मचारियों की समस्या है, उसको किस तरह दूर किया जाएगा, उसका एक एक्यूरेट प्लान और विजन हमारे दिमाग में है। वो हम ऑलरेडी ड्राफ्ट कर चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रस्तुत किया जा चुका है। महंगाई किस तरीके से रोकनी है, क्योंकि महंगाई की आज जो हाल हो गया है, पेट्रोल डीजल 100 रुपये हो गया, हर चीज़ से उस पर इफेक्ट करता है। खाने वाला तेल जो 80 रुपये 90 रुपये में था वो आज 180 रुपये में बिक रहा है। किसकी कंपनी बना रही है, कौन लोग हैं, वो किस भारतीय जनता पार्टी के कितने खास और सगे हैं, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो उसको हमें कंट्रोल करने के लिए, और सबसे बड़ा काम जो मेडिकल और स्वास्थ्य का इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, निगलेक्ट किया, सरकार ने अपनी एरोगेंस में, जहां लोग जान दे रहे थे वहां मुख्यमंत्री और विधायक कह रहे थे कि कोई कमी नहीं है, कोई बिजली की कमी नहीं, कोई पानी की कमी नहीं, कोई दवा की कमी नहीं, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं। जनता ने इनका झूठ देख लिया है, जनता की नाराजगी है। हम तो पॉजिटिव एजेंडा के साथ, डेवलपमेंट एजेंडा के साथ, सड़क और बिजली पानी पे काम करने के एजेंडा के साथ, बिजली के दाम कम करने के एजेंडा के साथ, किसान को मदद पहुंचाने के लिए, नौजवान को रोजगार से जोड़ने के लिए ये एजेंडा लेके जाएंगे, इस पे काम करेंगे। रोजगार की जब बात हो रही है, युवा, जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी काफ़ी बड़ी है, और आपने कहा कि आप ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है, लेकिन भरोसा कैसे जीतेंगे? क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है वो है भरोसा जीतने वाली। क्योंकि आप भी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 4.5 साल पहले आप भी सरकार में थे और कंटिन्यू 5 साल आपने शासन किया पूरी बहुमत के साथ। और हाल ये हुआ कि 2012 में जहां आप 224 पे थे और 2017 आते तक आप 50 के भी नीचे आ गए। तो यानी कहीं ना कहीं आपने उन 5 सालों में जनता का इतना भरोसा खो दिया कि आपकी सीटों में काफ़ी कमी आई। तो ऐसा कौन सा भरोसा आप जताएंगे लोगों में कि जो 47 की संख्या है, क्योंकि 200 पार भी ना हुए तो सरकार बना नहीं पाएंगे? आपकी गिनती बिल्कुल सही है, आपकी मैथमेटिक्स जो अरिथमेटिक आपने बताई है बिल्कुल सही अरिथमेटिक बताई है। लेकिन होता क्या है कि जो जनता चॉइस करती है वो रिलेटिव चॉइस करती है। पिछली बार 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का फिर से हिंदू मुसलमान की बात की, इन्होंने मंदिर और मस्जिद की बात की, कब्रिस्तान और शमशान की बात की, उन मुद्दों पर जनता को लड़ाया जो कि उसके शायद कहीं न कहीं धर्म और बाकी चीज़ों से जुड़े मुद्दे थे। उस पर जनता ने उस समय निर्णय लिया। कहीं न कहीं हमारे जो काम था उससे भी लोगों को हो सकता है कोई नाराज़गी रही हो, हमने उससे अपने लेसन्स ड्रॉ किए हैं, हमने अपनी गलतियों को पकड़ा है, उनको सुधारने जा रहे हैं, उनको ठीक करने जा रहे हैं। जो जो इश्यूज जनता ने उठाए थे उन सब पे काम करेंगे। लेकिन आज जब रिलेटिव असेसमेंट होगा, जब जनता ये तय करेगी कि समाजवादियों ने कैसा काम किया था और 5 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कैसा काम किया था, तो हर लेवल पे, चाहे आप एग्रीगेट्स लेवल पे बात करिए, जीडीपी की बात करिए, जीडीपी पर कैपिटा की बात करिए, एक्सपोर्ट्स की बात करिए, आप कैपिटल फॉर्मेशन की बात करिए, सेविंग्स रेट की बात करिए, सब में समाजवादी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी से कहीं ऊपर नजर आती है। जो नौकरियां देने की बात है, समाजवादी पार्टी सरकार कहीं ऊपर नजर आती है। आज जनता ये पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इसी मुख्यमंत्री ने पिछले साल कोरोना के दौरान एक दिन में 1.25 करोड़ नौकरियां का घोषणा की थी। आपने भी दिखाया रहा होगा, मीडिया के सभी साथियों ने दिखाया। वो 1.25 करोड़ नौकरियां कहां गई, कहां से आई थी वो 1.25 करोड़ नौकरियां? किसने बैकग्राउंड दिया था, किस बजटरी एलोकेशन से थी, कौन सा सैंक्शन मिला था, कौन सा अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ, कहां पीएफ कट रहा है, कहां उसका टैक्सेशन जा रहा है? कोई सबूत ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। जब उस दिन उन्होंने घोषणा कर दी 1.25 करोड़ नौकरियां हमने दी, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हमने 4 लाख नौकरियां दी। अब एक ही सरकार, एक ही मुख्यमंत्री, एक ही अकाउंट से ट्वीट पे कहीं 1.25 करोड़ नौकरियों की बात होती, कहीं 4 लाख की होती। तो जनता ने, भारत सरकार की आप बात करिए तो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा पिछले कितने सालों से जारी ही नहीं किया। देश के स्टैटिस्टिक्स के फील्ड से टॉप अफसरों ने रिजाइन कर दिया इसके विरोध में, कोई फर्क ही नहीं पड़ा प्रधानमंत्री जी पे, भारत सरकार पे कोई डेटा नहीं जारी हुआ। आज आपको यही नहीं पता जो देश में डेटा बन रहा है, पॉलिसी बन रही है, उसके पीछे सपोर्टिंग डेटा ही अवेलेबल नहीं है। किस बेसिस पे पॉलिसी बन रही है, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो निश्चित रूप से जनता ने यह एहसास किया है कि यह इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, इनको काम काज से मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ घोषणा करना आता है, और दूसरा हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा करके जीतना चाहते हैं। अब जनता ने उससे मन बदल दिया है। जनता कह रही है कि अब हमें रोजगार चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। करप्शन का जो लेवल आज थाने में है
तहसील में है, कचहरी में है, कलेक्ट्रेट में है, वो आप मुझसे नहीं अपने मीडिया के साथियों से पूछेगा, वो आपको सच्चाई बता देंगे। रोज मीडिया खबरें दिखाता है, मीडिया की खबरें आपने देखी होंगी, अभी दरोगा महिलाओं के छातियों पर चढ़ करके उनको मार पीट रहे हैं। आप सड़क पे कहना नहीं चाहिए, कहते हुए शर्म आती है, सड़क पे औरतों की साड़ी खींची जा रही है चुनाव के दौरान। भारतीय जनता पार्टी इस लेवल पे आज गिर गई है। नहीं, ये घटनाएं तो लगभग सभी सरकारों में होती थी, क्योंकि ये जो ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये जो चुनाव है वो शासन सत्ता का ही होता है। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान भी प्रदेश ने सारी तस्वीरें देखी थी, जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर आपकी भी सरकार आएगी तो कैसे भरोसा दिलाएंगे लोगों को कि भाई जो 2012 से 17 के दौरान बहुत सारी घटनाएँ हुई, ऐसा देखा जाता था कि पुलिस हमेशा गुंडागर्दी करती है, किसी का शासन हो, वो वर्दी वाले गुंडे बेसिकली, हम मीडिया वाले चलाते भी हैं कि वर्दी वाला गुंडा। इधर तो नहीं देखा मैंने कभी चलाते हुए आपको। अब पता नहीं, बड़े चैनलों का नहीं पता। नहीं, हम जो दिखता है वो उसी की चर्चा हो रही है अभी। तो जो बड़े और छोटे पे तो आपने कमेंट किया, मैं उस पर बड़े छोटे बन नहीं जाता, मैं तो हर पत्रकार को इज्जत के निगाह सम्मान से देखता हूँ। लेकिन आप जो बड़े छोटे चलते जितने दिखते हैं उनमें कोई नहीं चला रहा, मीडिया के गुंडे या वर्दी वाले गुंडे या योगी के गुंडे या भाजपा के गुंडे, कोई नहीं चला रहा इस समय। आप चलाते हो, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई देता हूँ उस बात के लिए कि आप शायद कोशिश कर रहे हो सच दिखाने की। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने पत्रकारों पर अत्याचार हुआ, जितने पत्रकारों पर मुकदमे लिखे गए, जितनी रेड्स हुई, जितने, चाहे यहाँ नहीं जो चलाते हैं और जो देश भर के हैं, उनकी पूरी की बात कर रहा हूँ, नाम सारे आप भी जानते हो तो दोहराने का कोई फायदा नहीं है। उतना मुझे नहीं लगता आज तक कभी हुआ। जो इंडिपेंडेंट प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच के जितने इंडेक्स दुनिया में हैं, उसमें जब से भाजपा की सरकार आई तब से लगातार गिरावट आ रही है। तो आप चलाते हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सुरक्षित रह के चलाना, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है आपको। अच्छा, जाति धर्म की आप बात कर रहे हैं, और यूपी चुनाव ऐसा हो ही ना कि जहाँ जातीय समीकरण फिट न किए जाए, क्योंकि ये शतरंज की ऐसी बिसात है जहाँ घोड़े हाथी सबकी जाति देख के उसको फिट किया जाता है। और आपकी भी पार्टी के बारे में ये कहावत पुरानी है और जगजाहिर है कि यम वाई समीकरण, और आप ब्राह्मण नेता हैं, परशुराम जी की मूर्ति भी रखते हैं, कैसे आप यहाँ फिट हो गए? ये जाति और धर्म का नाम तो आपने लिया, मैंने तो बात ही नहीं की। ये आपने कैसे कह दिया मुझको कि जाति और धर्म की आप बात करते, मैं तो किया ही नहीं। दरअसल आपने कहा कि 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे वो हिंदू वर्सेज मुस्लिम हो गए, इस वजह से धर्म की बात आई, जाति की बात नहीं की मैंने। और ये गेम जो खेला प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने मस्जिद और मंदिर की बात की, शमशान और कब्रिस्तान की बात की, रमजान और दिवाली की बात की। ये सवाल आपको माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, माननीय गृह मंत्री से जो आज है उनसे पूछना चाहिए। आप गलत आदमी सवाल पूछ रहे हो। मैंने तो नौकरियों की बात की, मैंने तो पानी की बात की, मैं तो एक्सप्रेसवे की बात करता हूं, मैं तो मेट्रो की बात करता हूं, मैं तो रोजगार की बात की। मैंने अपनी बात की शुरुआत डिजिटल रिवोल्यूशन से की, मैंने अपनी बात की शुरुआत गांव की सड़क से की, बिजली के खंभे से की, मैंने अपनी बात की शुरुआत उसमें अस्पताल से बात की, वेटरनरी डॉक्टर से की। जाति तो आप पूछना चाह रहे हो सवाल, मैं जाति पर नहीं बोलूंगा। बहुजन समाज पार्टी भी जो है ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सम्मेलन करने जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए कोई सम्मेलन करेगी? मैंने आपसे कहा ना, हमारा मुद्दा ही अलग है, मकसद अलग है, रास्ता अलग है, राजनीति का तरीका अलग है। मेरी कोशिश है, जहां तक अभिषेक मिश्रा की आपने बात की, मेरी कोशिश है कि राजनीति का आचरण, राजनीति का व्याकरण, राजनीति का आचार और विचार, राजनीति का तरीका तौर, राजनीति का जो संघर्ष करने का रास्ता है, राजनीति का जो व्यक्तित्व हिंदुस्तान में है, वो अभिषेक मिश्रा के माध्यम से अगर थोड़ा बदल सकता है तो बदल जाए। मैं उस पर प्रयास करता हूं, मैं काम करूंगा। तो मैंने आपको कहा, मैं बेरोजगारी पे काम करूंगा, पावर्टी पे काम करूंगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करूंगा, हेल्थ एंड एजुकेशन पे काम करेंगे। और मुझको जो मैंडेट है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, मेरी पार्टी में, वो यही है कि ये जो इश्यूज हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के, इन पे अभिषेक आपको लगातार काम करना है, इन पे फोकस करना है, बाकी पे मेरा ध्यान इस समय नहीं है। किसानों की एक बड़ी मुद्दा है, बहुत, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा भी पिछले 5-6 सालों से लगातार तमाम विज्ञापन भी जारी करते जा रहे थे कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। आय का पता नहीं, खाद वगैरह के दाम तो दोगुने हो गए हैं जब आपकी सरकार बनी, क्योंकि यूपी का जो परिवेश है पूरा ग्रामीण परिवेश है, अधिकतर लोग जो है यहाँ खेती किसानी पर ही निर्भर करते हैं, तो उनके लिए क्या योजनाएं होंगी? मैंने शुरुआत में भी किसानों की बात करी, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जो हमने बिजली के दाम बांधे थे किसानों के लिए, उनको दोबारा से कम करने पे प्रयास करेंगे। जो बिजली की यूनिट्स की बात है उन पे काम करेंगे, जो बिजली ओवरऑल महंगी हुई उसको सस्ता करने पे काम करेंगे, जो इरिगेशन हमने फ्री किया था सिंचाई के लिए उसको दोबारा से लागू करेंगे। जिस तरीके से किसानों को अगर आउट ऑफ द वे जाकर के मदद करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे सब्सिडी के माध्यम से, चाहे फर्टिलाइजर के माध्यम से, चाहे डीजल के माध्यम से, चाहे बिजली के माध्यम से, चाहे सोलर पंप्स के माध्यम से, चाहे उनकी खरीद के माध्यम से, उस पर काम करेंगे। और जहां दूसरा साइड उसका है,
हमारे एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन के 3 साइड्स हैं मोटे मोटे। पहला इनपुट प्राइसेस और कॉस्ट जो आपने बताया कि 2 गुना बढ़ गए हैं, दूसरा किसान का जो लेबर है उसका रेम्यूनरेशन मिले, और तीसरा जो उसके फसल की बिक्री है तो उसकी फसल की बिक्री पे ध्यान देंगे, जो बीच के आड़ती हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे, और ये प्रयास होगा कि उसको किसान को जो उसका जायज़ हक है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है वो मिले। किसी और के सरकार में मिला ना मिला हो, समाजवादियों की सरकार में जरूर मिले, क्योंकि हमारा जो समाजवादियों का तरीका है, मुझे लगता है आज भी हमारी पूरी लीडरशिप और इंक्लूडिंग हमारी टॉप लीडरशिप आज भी खेती करती है, आज भी किसानी है, आज भी घर में उनके फसल बोई जाती है और काटी जाती है। तो उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई दूसरा आदमी समझता होगा कि किसान क्या तरीका है, उसकी वैल्यू चेन क्या है और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। चलिए, सारे सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं जो वादे आप जनता से कर रहे हैं, अगर सरकार आपकी आती है वो वादे आप निभाएंगे, उससे एक कदम ज़्यादा निभाएंगे। आप देखिएगा, वक्त गवाही देगा। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।